बेंगलुरु में जॉब करने वाले 34 साल के अतुल सुभाष के केस ने पूरे भारत को हिला करके रख दिया। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। ऐसी खबर से करते हैं जिससे देश में लाखों लोगों को झकझोर दिया। एक ऐसा सुसाइड जिसकी चर्चा भारत के घर घर में हो रही है। एक ऐसा केस जो ये साबित करता है कि कोई भी व्यक्ति आखिर पैसों के लिए कितना गिर सकता है। एक ऐसा केस जो ये साबित करता है कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम में पुलिस से लेके वकील और वकील से लेके कोर्ट में बैठे हुए जज तक भ्रष्टाचारियों से भरे हुए। सवाल है कि आखिर अतुल सुभाष के साथ में ऐसी क्या चीजें बीत रही थी जिसकी वजह से आत्महत्या करना ही उन्होंने एक आखिरी सवाल समझा। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने। सवाल है कि आखिर अतुल सुभाष की आत्महत्या के पीछे मेन जिम्मेदार किसे ठहराना चाहिए। दहेज कानून का मिसयूज करके झूठा केस लगाकर 3 करोड़ की मांग करने वाली उनकी खुद की पत्नी पर, या फिर आत्महत्या के लिए उत्साहित करने वाले उनके पत्नी के परिवार पर, या फिर उस जज पर जिसके पास अतुल सुभाष को न्याय दिलाने के लिए सारे सबूत मौजूद थे और सारे गवाह मौजूद थे, लेकिन फिर भी उसने 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी इस केस को सेटलमेंट करने के लिए, जिसके वजह से अतुल सुभाष ने ये कदम उठाया। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके। इस वीडियो में हम खाली अतुल सुभाष के इस इमोशनल केस की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक्चुअल में इसके क्या सॉल्यूशन है इस चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे। हम बात करेंगे कि ऐसे अतुल सुभाष के जैसे हजारों ऐसे लोग हैं जिन पर दहेज कानून के झूठे आरोपों को लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। आखिर इंडिया में दहेज के इस कानून के मिसयूज को किस तरीके से रोका जा सकता है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अतुल सुभाष को न्याय मिलना पॉसिबल है या फिर नहीं। बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलोर में रह के एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम किया करते थे और उनके पास एक स्टेबल जिंदगी, एक अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब और काफी अच्छी इनकम हुआ करती थी। एक अच्छी लाइफ होने की वजह से वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो शादी कर ले। इसे साल 2019 में वो शादी.com के जरिए निकिता सिंघानिया से मिलते हैं और साल 2019 में वो निकिता सिंघानिया से शादी करते हैं, इस चीज से अनजान कि यही शादी उनकी जिंदगी में एक दिन मौत का कारण बनने वाली है। इसके ठीक 1 साल बाद साल 2020 में उनका एक बेटा भी होता है और अपने 24 पन्ने के सुसाइड नोट में अतुल सुभाष इस चीज को लिखते हुए बताते हैं कि साल 2020 में वो एआई जॉब भी किया करते थे, घर में काम करना, बर्तन धोना और सारे काम करके वो खुद अकेले काम किया करते थे। और दूसरी तरफ उनकी पत्नी पूरे दिन घर पे बैठ के मूवीज देखा करती थी और अपनी मदर निशा सिंघानिया से आए दिन बात किया करती थी कि कैसे वो अतुल सुभाष से उनके पैसों को हड़प सके। क्योंकि साल 2020 में निकिता सिंघानिया की मदर निशा सिंघानिया जौनपुर में 1 करोड़ की जमीन खरीदने वाली थी और इस चीज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और उनकी मदर यानी निशा सिंघानिया इस चीज को बहुत अच्छे से जानती थी कि अतुल सुभाष के पास काफी अच्छी नौकरी है और वो इस चीज के लिए उन्हें पैसे जरूर दे सकते हैं। निकिता सिंघानिया और उनकी मदर निशा सिंघानिया अतुल सुभाष से पैसे हड़पने के लिए आए दिन नए प्लान बनाए करते हैं, जिस चीज की सबसे पहली शुरुआत होती है साल 2021। निकिता और उनकी मदर निशा हर एक छोटे त्योहारों पे, हर एक छोटे फेस्टिवल पे अतुल सुभाष से 6 ड्रेस और 10 लाख रुपए तक के गहने की डिमांड किया करते थे। लिटरली हर एक छोटे त्योहारों पे वो इस चीज की डिमांड को रखा करते थे ताकि अतुल सुभाष की मदर इन लॉ यानी निशा सिंघानिया अपने 1 करोड़ के घर के पैसे जुटा सके पूजा पाठ के नाम पे। लेकिन लकीली अतुल सुभाष इस चीज को देने से बार बार इनकार कर दिया करते थे। हर एक फेस्टिवल पे वो इतने महंगे गिफ्ट देने से इनकार करते थे और अपने आप को इस जाल से बचा लिया करते। लेकिन अतुल की वाइफ निकिता यहाँ पर अतुल से पैसे हड़पने के लिए और भी नए प्लान बनाने लगती है। निकिता और उनके भाई अनुराग सिंघानिया इस बार कपड़ों के बिजनेस के नाम का प्लान बनाते हैं और अतुल से पैसे हड़पने की कोशिश करते हैं। निकिता और अनुराग अतुल से डिमांड करते हैं कि वो उन्हें 15 लाख रुपए दे ताकि वो कपड़ों का व्यापार शुरू कर सके, लेकिन अतुल इस बार भी लकीली मना कर देते हैं। पर निकिता के द्वारा रोज इस चीज की डिमांड करने की वजह से, रोज प्रेशर देने की वजह से अतुल 31 मई 2021 को सबसे पहली बार 3 लाख रुपए अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि अनुराग को देते हैं। इसके 1 महीने बाद निकिता सिंघानिया फिर से अतुल को धमकियां देने लगती है कि अगर वो 15 लाख रुपए अनुराग यानी कि उनके भाई को नहीं देंगे तो वो घर छोड़ के चली जाएगी। वापस से प्रेशर में आके कुछ महीनों बाद वो 9 लाख रुपए फिर से निकिता के भाई अनुराग को देते हैं। लेकिन इन पैसों की डिमांड तो यहाँ पर धीरे बढ़ती गई और अभी तो शुरू ही हुई थी। फिर से निकिता और निशा सिंघानिया अतुल से पैसों की डिमांड करते हैं और फिर से अतुल एक बार प्रेशर में आके 4 लाख रुपए एक और बार निशा सिंघानिया यानी अपनी मदर इन लॉ को बिजनेस के नाम
पर दे देते। लेकिन कुछ महीनों बाद जब अतुल को इस चीज की भनक लगती है कि उनके दिए हुए लाखों रुपए पर कोई भी बिजनेस नहीं किया जा रहा, बल्कि असल में निकिता का परिवार उस पैसों का यूज जौनपुर में 1 करोड़ की जमीन को खरीदने के लिए कर रहा है, तो अतुल को इस चीज के बारे में काफी बुरा लगता है और वो निकिता को कहते हैं कि झूठ बोलकर जितने भी पैसे लिए गए हैं उन सारे पैसों को अतुल को वापस कर दें। लेकिन गैस व्हाट, निकिता की फैमिली और भी ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगती है और भी ज्यादा 50 लाख रुपए अतुल से मांगने लगती है, पर अतुल इस बार इस चीज को देने से साफ मना कर देते। आने वाले महीनों में लगातार हर दिन निकिता अतुल पर प्रेशर बनाती रहती थी, उनको पैसे देने के लिए, उनकी फैमिली को पैसे देने के लिए। इस चीज की वजह से निकिता और अतुल के बीच में काफी ज्यादा विवाद होने लगता है और निकिता अपने बेटे के साथ में ज्वेलरी और सारी चीजों को लेकर अतुल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। निकिता की फैमिली के पास यहाँ पर दूसरा और भी कोई चारा नहीं था अतुल के सिवाय। अगर उन्हें पैसे चाहिए थे तो उन्हें अतुल से ही मिल सकते थे, इसलिए उन्होंने अब अतुल को परेशान करने के लिए उन पर टोटल 9 केस लगा दिए ताकि इन केसों से परेशान होकर अतुल उन्हें परेशानी में प्रेशर में आके पैसे दे दे। 9 केसों में सबसे पहला केस लगाया गया अतुल पर 302 यानी मर्डर का केस। 2019 में निकिता के फादर जिनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, उनकी मौत का इल्जाम अतुल पर लगा दिया। दूसरा केस अतुल पर लगाया गया 498 यानी कि दहेज का केस। ये अतुल पर ये झूठा इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने निकिता से 10 लाख रुपए की दहेज की मांग की थी, पर उनके परिवार वालों ने 10 लाख रुपए अतुल को नहीं दिए, इसलिए निकिता से रोज वो डोमेस्टिक वायलेंस किया करते थे। लेकिन इस चीज पर अतुल ने खाली एक सीधा सा जवाब दिया कि जो व्यक्ति साल के 80 लाख रुपए कमाता हो वो आखिर 10 लाख रुपए की दहेज क्यों लेगा। अतुल को यहाँ पर हर एक मौके से परेशान किया गया, हर एक एंगल से परेशान किया गया। निकिता की फैमिली ने जानबूझ के सारे 9 केस जौनपुर के कोर्ट में, जौनपुर के अदालत में लगाए गए ताकि अतुल को बार बार बेंगलोर से जौनपुर बुलाया जाए। बल्कि सच्चाई तो ये थी कि खुद निकिता भी जौनपुर में नहीं रहती थी, वो दिल्ली के साइड के एरियाज में रहती। इसलिए पिछले 2 सालों में अतुल को लगभग 80 से 100 बार यहाँ पर बेंगलोर से जौनपुर बुलाया गया। कई बार अतुल को बुलाया जाता तब कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होती थी, कई बार बुलाया जाता था तब वकील नहीं आते थे, कई बार यहाँ पर वकील दूसरी डेट मांग लेते थे, जिसकी वजह से अतुल का समय यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था। लेकिन अपने पास सारे सबूतों को बैठकर अतुल हमेशा न्याय की मांग करते थे और न्याय की ओर ही देखते रहते थे। पर उनका जुडिशियल सिस्टम से भरोसा तो तब उठ गया जब उन्होंने कोर्ट में बैठे जज को सारे डेटाज बताए, सारे प्रूफ बताए और कोर्ट में बैठे जज ही उनको ये कहने लगी कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दो, मैं ये केस सेटल कर दूंगी और प्लस तुम निकिता को 3 करोड़ रुपए भी दे दो और इस केस को खत्म करो। अतुल ने अपने सुसाइड नोट के आखिरी के 24 पन्नों पर इस इंसिडेंट को काफी अच्छी तरीके से लिखा। उन्होंने लिखा कि जब वो कोर्ट में बैठे जज से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि दहेज कानून के मिसयूज की वजह से देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज की वजह से प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं, तो इस चीज पर उनकी पत्नी कहती है कि आखिर तुमने अभी तक सुसाइड क्यों नहीं कर लिया। और काफी शॉकिंग चीज थी कि इस चीज पर खुद जज भी हंसने लगती है। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। इसके बाद जब अतुल कोर्ट रूम के बाहर में जाते हैं तब उनकी मदर इन लॉ, जिन्होंने 25 लाख रुपए से ज्यादा बिजनेस के नाम पर अतुल से ऐंठ लिए थे, वो कहती है कि तुमने अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया, मुझे तो लगा तुम्हारी कोई सुसाइड की खबर आने वाली है। इस चीज को तो अतुल काफी अच्छी तरीके से समझ चुके थे और निराश होकर इस चीज को मान चुके थे कि अब उनके साथ में न्याय नहीं होने वाला है। पुलिस से लेके वकील और कोर्ट रूम से लेके निकिता की फैमिली सभी उनसे करोड़ों रुपए ऐंठना चाहती है और लाखों रुपए रिश्वत में उन्हें देने ही पड़ेंगे, तब जाके उनका कुछ यहाँ पर हो पाएगा। इसलिए 8 दिसंबर 2024 को अतुल वो फैसला लेते हैं जिसने देश को पूरी तरीके से एक तरफ से हिलाकर रख दिया, तो दूसरी तरफ से देश में दहेज कानून के मिसयूज को लेकर एक अवेयरनेस भी फैल चुकी है। अतुल के साथ यहाँ पर जो भी चीजें हुई उन सभी चीजों के पीछे सिर्फ एक कानून का हाथ था, दहेज कानून 498, जिसके इस कानून को संविधान में यूं तो बनाया गया था वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए, दहेज प्रथा को रोकने के लिए, दहेज प्रथा की वजह से वुमेन्स के अगेंस्ट जो अत्याचार होता है उस चीज को रोकने के लिए। लेकिन मॉडर्न टाइम में वुमेन्स के द्वारा ही इस कानून को पैसे बनाने की मशीन के रूप में यूज किया जाने लगा है। आज भारत में सिर्फ एक ही अतुल जैसा उदाहरण नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे हजारों लोग रह चुके हैं जो इस कानून में फंस चुके हैं। आप अगर द कानून की रिपोर्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देश में पिछले सालों में 24,000 से ज्यादा दहेज कानून के झूठे केस पकड़ में आए हैं। अब यहाँ पर याद रखिए कि मैं दहेज कानून के झूठे केसों की बात कर रहा हूं, यहाँ पर टोटल केसेस की बात भी नहीं कर रहा हूँ जो यहाँ पर एक्चुअली में चल रहे हो। तो सवाल है कि क्या दहेज कानून के मिसयूज को रोकना पॉसिबल है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से जुडिशरी सिस्टम में ये जो स्कैम चल रहा है इसे रोका जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल रास्ता जरूर है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंस के लिए भी वैसे ही लॉ बनाया जाए जैसे लॉज वुमेन्स के लिए बनाए गए, दोनों को इक्वलिटी दी जाए, तो बहुत हद तक इस कानून के मिसयूज को रोका जा सकता है। हालांकि यहाँ पर संविधान में और जब नियम कानून में बदलाव करना होता है तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर मेंस के लिए भी ऐसे इक्वल लॉ बनाना। अगर चाहे तो ऐसा किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये चीजें अगर आज के टाइम पर पॉसिबल हो पाती है, सरकार अगर कुछ ऐसे एक्शन लेती है, तो अतुल सुभाष जिन्होंने अपनी जान दी लोगों को अवेयर करने के लिए और सरकार का ध्यान इस लीगल जेनोसाइड पर लाने के लिए, तो उनकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी होगी।